से जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप कृपा करके पधारे थे। इसके बाद हमारी स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों में आपने अपना आशीर्वाद दिया था। इसके बाद कोरोना का समय आ गया। हमने बहुत कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमें किसी ना किसी रूप में आपका आशीर्वाद मिलता रहा। आपने कोरोना टाइम में हमें कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मुझे खुशी है कहते हुए कि हमने केवल 10 दिन में नायला में 700 और महिला में 1500 फ्लैट तैयार करके 8000 से ज्यादा लोगों का क्वारंटाइन करने का तैयारी 10 दिन में कर दी, जबकि वहां पे ना पानी था, ना बिजली था, ना पंखा था, ना लाइट था, ना ओवरहेड टैंक्स थे, कुछ भी नहीं था। और मैं समझता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मुख्य सचेतक जी और अन्य मंत्रीगण और एमएलए साहिबान ने भी दौरा किया था और आपको फीडबैक दिया था कि मंडल का प्रत्येक कर्मचारी कितने मनोयोग से इस काम को पूरा करने में जुटा है। इसके अलावा जो भी कोरोना टाइम में हमें लगा, हमारे माननीय मंत्री जी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए वरदान हैं। जो भी हम अपना सुझाव या प्रस्ताव लेके जाते हैं, हमारा हाथों हाथ समाधान होता है। कोरोना संकट के टाइम में जो भी इश्यूज आए, उनको कैसे आम जनता के हित में, कैसे आम जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिए फैसला करें, ये हमने हाथों हाथ फैसला किए। और मुझे ये कहने में गर्व है कि बहुत सारी चीजों में हमने अन्य सभी विभागों से लीड ली और हमने सबसे पहले वो रियायतें और वो राहतें आम लोगों को दी जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। और कोरोना संकट में उन लोगों को काफी संबल मिला। ये एक औपचारिक मीटिंग के रूप में कार्यक्रम कन्वर्ट हो गया। सर, हमने तो सोचा था कि उस तरह का काफी बड़ी योजनाएं और वो है तो उस तरह का फंक्शन हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए मैं अपने मन के उद्गार नहीं रोक पा रहा कि मतलब पूरा मैं बार बार इस बात को इसलिए जाहिर करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस बात को मैं कैसे संकेत के रूप में जाहिर करूं कि पूरा राजस्थान आवासन मंडल और हमारे मंडल की जो भी कॉलोनीज है उनके निवासी तक आज इतने गदगद हैं। और ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है केवल आपके आशीर्वाद से। जो सरकार की एक इमेज होती है और जो सरकार के प्रति लोगों का भरोसा होता है, जो लोगों का ट्रस्ट होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है। अकेले कोई अधिकारी कर्मचारी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं हो, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं हो, जब तक पीछे से मार्गदर्शन आशीर्वाद नहीं हो, कोई काम नहीं हो पाता है। इसी तरह से आपने पीछे हमको एमएलए के लिए जो रेजिडेंसेस बनाने का काम था वो हमको सौंपा, तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद महसूस हो गया, हमें कन्वे हो गया कि आपने हमको आशीर्वाद दिया है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा सर, जब आप बिरला ऑडिटोरियम में पधारे थे तो हमने कहा था कि हम पुराने मकानों को बेचने का काम युद्ध स्तर पे शुरू कर चुके हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं। और उस समय एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया था जब हमने केवल 35 दिनों में 1010 मकान बेच करके 162 करोड़ रुपए लिया था। वो शुरुआती दौर था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी आपको भेंट की गई थी उनकी तरफ से, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से। हम आगे बढ़ते गए सर। तो मैं एक हल्का सा स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूं सर। उस दिन आप आए थे तो आपके ध्यान है, आपने अपने भाषण में जिक्र किया था, हमने 700 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया था उस दिन तक सर। वो बात है 24 फरवरी की सर। फरवरी से लेकर के मार्च होते ही लॉकडाउन हो गया सर। लॉकडाउन होने से मार्च, अप्रैल, मई लगभग पूरा डिफंक्ट रहा सर, क्योंकि आम जनता सब बंद थी। उसके बावजूद हमने मई के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, अनलॉकडाउन शुरू हुआ, उसको एक तरह से चुनौती के रूप में कहिए या अवसर के रूप में कहिए, हमने उसका इस्तेमाल किया और हमने बहुत ज्यादा प्रगति इस पिछले 2-3 महीने के टाइम में और कर ली। आपको ध्यान होगा सर, उस वक्त 700 करोड़ रुपए का कुल राजस्व हुआ था। मैं एक बार आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, जो अधिशेष मकान थे, जो आंकड़ा आपके ध्यान में रहता है सर कि 20,000 मकान लगभग बिना बिके हुए बाकी हैं, मुझे बताते हुए खुशी है सर कि लगभग 5,760 आवास, इसको आप 6,000 भी मान सकते हैं क्योंकि अभी बुधवार 2 दिन बाद आया और हमारे 200 मकान और बिक जाएंगे सर। तो 6,000 मकान लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बेच दिए सर पिछले 9 महीने में, जो कि पिछले 15 साल से 20,000 मकान नहीं बिके थे। वो केवल पिछले 9 महीने में 6,000 मकान और 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केवल हमने मकानों से कर लिया है। और जो हमारी योजना अभी चल रही है उसमें बहुत अच्छा उत्साह आ रहा है और हर बुधवार को वो नीलामी की खुलती है और उसमें हमको हमेशा 200-300 मकान हर बुधवार को नए बिकते हैं। नेक्स्ट। इसी तरह से सर हमने
आपके ध्यान में है कि कोई नई आवाप्तियां अभी की नहीं है सर, ना ही कोई नई जमीनों के कब्जे हमको मिले हैं। यही मंडल की पुरानी 20-20, 25-25 साल से एक्वायर्ड लैंड्स में कोने कोने में जहां छूटे हुए भूखंड पड़े हुए थे, उनको हमने चिन्हित करने का काम किया सर। अपना घर संभाला पूरा, और उन संपत्तियों को चिन्हित करके उनकी साफ सफाई कराई, उनमें कचरा हटाया, उनमें झाड़ियां झंखाड़ थे उनको हटाया, उसके मार्गदर्शक बोर्ड लगाए। और जब हम उसको नीलाम करते हैं तो हम लोगों को ई ऑक्शन में उसका गूगल लोकेशन लिंक भी देते हैं। और हमने हर योजना के बीच में अपने नोडल अधिकारी लगा दिए हैं, वहां पे हेल्प डेस्क सेंटर लगा दिए हैं। लोग ऑक्शन से पहले वहां जाते हैं, हमारे आदमी से संपर्क करते हैं, मौका देख के आते हैं, गूगल लिंक खोल लेते हैं खुद ही वेबसाइट से फोन पे, और उसके गूगल लोकेशन पे पहुंच के उसको देख के आते हैं और फिर उसको खरीद करते हैं। मैं आपको सर एक बात बताना चाहता हूं। 2 दिन पहले जो हमारी ई ऑक्शन चल रहा था, उसमें हमारी 14 संपत्तियां थी। तो रात को 1:37 पे हमारा ऑक्शन क्लोज हुआ। ई ऑक्शन में एक प्रक्रिया रहती है कि यदि शाम को 6 बजे बंद होने का समय है, 6 बजे से 5 मिनट पहले अगर किसी ने बिड लगा दी तो वो 5 मिनट ऑटोमेटिकली और टाइम खिसक जाता है, ताकि उस बड़ी बिड को देख के कोई और आदमी लगाना चाहे। फिर उस 5 मिनट में अगर किसी ने बिड लगा दी तो फिर वो 5 मिनट और खिसक जाता है। तो हम रात को 1:37 पे उस 14 संपत्ति का क्लोज किया और 16 करोड़ रुपए में हमने वो 14 संपत्तियां बेची। एक ये चीज तो आपको जानकारी में समाचार पत्रों के माध्यम से आई होगी सर, कि जैसे अभी भी हमारा 40,000 रुपए मीटर की जो मिनिमम दर थी जिसपे नीलामी शुरू होती है, उसको हमने बेचा 3,15,000 रुपए मीटर पे। तो ई ऑक्शन के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ज्यादा हमको रेवेन्यू उससे हम प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो होमवर्क है सर, वो हमें काम दे रहा है। उस प्रॉपर्टी को पहले हम साफ सफाई करते हैं, उसको गूगल लोकेशन पे डालते हैं, वहां दिखाने के लिए हर खास तौर से हमने विज्ञापनों में भी दे रखा है कि शनिवार और रविवार को दिखाने की विशेष व्यवस्था है। तो शनिवार रविवार को हमारे यहाँ भीड़ आती है। खासतौर पे कोरोना अनलॉकडाउन के बाद में वर्ल्ड सिटी के बहुत परिवार हमारे पास आए जो मकान खरीदने में इच्छुक थे, वर्ल्ड सिटी से निकलने के इच्छुक थे। तो उनके लिए भी हम पूरी भीड़, मतलब एक दिन में 150 लोग एक अपार्टमेंट, एक ब्लॉक को देखने के लिए हमारे पास आए सर। तो इस तरह से हमने सर इसी अवधि में 250 प्रीमियम संपत्तियां, इसको हम प्रीमियम इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच बीच में छूटे हुए हैं और अच्छा उपयोग हो सकता है, 150 करोड़ रुपए अर्जित किया सर। इसी तरह हमने बड़े भूखंड बेचे सर, शिप्रा पथ पे, महल रोड पे, उनसे 105 करोड़ रुपए लिए सर। और रिकॉर्ड था कि एक ही दिन में 3 भूखंड बेच के हमने 76 करोड़ रुपए एक ही दिन में अर्जित किए सर। इस तरह कुल लगभग 255 करोड़ रुपया हमने इन प्रीमियम प्रॉपर्टीज के बेचने से लिया। 1000 करोड़ रुपया हमने मकानों के बेचने से किया, 255 करोड़ रुपए इससे किया। नेक्स्ट लीजिए। ये सर एक उसका पूरा वानगी है कि इस पिछले 9 महीने में लगभग ये हमने 977 करोड़ रुपए आवासों से, प्रीमियम प्रॉपर्टी से 150, बड़े भूखंडों से 105, लीज और किस्तें जो हमारी आती हैं उससे लगभग 60 करोड़ रुपए, संस्थागत आवंटन जो हम करते हैं उससे 40 करोड़ रुपए, अन्य शुल्क वगैरह क्योंकि जैसे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके 354 रुपए हमें आते हैं, उन सबसे 5 करोड़ रुपए। कुल आज हम ये कह सकते हैं कि 1337 करोड़ रुपए हमने अर्जित कर लिया है और लगभग 700 करोड़ रुपए का हमारा कैश बैलेंस है हमारे पास, एफडीज हैं सर उसकी। और जहां एक मौका ऐसा था सर, शुरुआत में जब आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, माननीय धारीवाल साहब भी आए थे उसमें मंडल में, तब हमने वेतन का भुगतान करने के लिए एफडी तोड़ करके पेमेंट किया था। तो ये सिर्फ 2-10 महीने की यात्रा है जिसका ये वानगी है सर आपके सामने की 1337 करोड़ रुपए हमने इससे अर्जित किए हैं। अब वो नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा सर खाली ऐसा ही नहीं कि मंडल का ध्यान रेवेन्यू अर्जित पे करने पे लगा रहा हो, ये तो सही है कि जो अधिशेष मकान थे, जो बरसों से बेकार पड़े मकान थे, उसमें आपने बहुत ही बड़ा दिल रख करके हमको 25 से 50% तक का डिस्काउंट स्वीकृत किया। उस डिस्काउंट की वजह से ये सब हो पाया सर, लोगों को हम आकर्षित कर पाए और एक लोगों में रुझान बना और उत्साह बना। लेकिन खाली हमने यही काम नहीं किया सर, इस पूरे 9-10 महीने में हमने और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसमें मुख्य रूप से आप ही का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और सोच रही है। आपके मुख्यमंत्री बजट घोषणा में भी ये चीजें आई हैं और हमारे मंत्री जी, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो वरदान है। हमारे बहुत रेगुलर लेवल पे मॉनिटरिंग चलती है सर, उसमें हम नई नई चीजें लेके जाते हैं और आपके मार्गदर्शन से उसमें उसी वक्त चेंजेस करके उसको लागू करते हैं सर। सबसे बड़ा प्रमुख जनोपयोगी निर्णय जैसे सर सिटी पार्क, जिसका आज हम शिलान्यास भी कराएंगे सर आपसे, और सिटी पार्क में वृहद स्तर पे वृक्षारोपण भी आज से शुरू हो रहा है सर। वहां कुल 21,000 पेड़ लगने हैं सर
उसके हम आपसे कल्प वृक्ष के जोड़े को हम लेंगे सर, और उसको आपकी तरफ से जाकर के पार्क में लगाएंगे। यदि कोरोना नहीं होता तो हम निश्चित तौर पे आप ही को आग्रह करते हैं कि आप मौके पे चलें और वहां वृक्षारोपण करें, लेकिन आज हम आपके हाथ से यहाँ कल्प वृक्ष का जोड़ा लेंगे, मंत्री जी से रुद्राक्ष का पेड़ लेंगे और वहां आज से वृहद स्तर पे वृक्षारोपण हम प्रारंभ करेंगे सर। दूसरा सर कोचिंग हब है। इस कोचिंग हब का हम काफी एडवांस स्टेज पे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले इसका पूरा डिजाइन फाइनल किया है, इसके टेंडर हो चुके हैं सर। इसकी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। यहाँ अतिक्रमण था 19 शोरूम का, बरसों से 20 साल से अतिक्रमण था सर मुख्य दरवाजे पे, उनको हमने पुनर्वासित कर दिया। वो अतिक्रमण हमने बिना कोई पुलिस फोर्स के, बिना किसी दिक्कत के हटा दिए सर। और कोचिंग हब की गूंज पूरे देश में हो रही है सर, ये आपके बजट घोषणा में भी है सर। और ये हम इसको 2 फेजेस में बना रहे हैं सर। पहला फेज 2022 में ही पूरा कर देंगे और पहले फेज में 5 टावर बनेंगे, दूसरे फेज में 3 टावर बनेंगे। यहाँ न केवल बच्चों के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थान आएंगे, बल्कि बच्चों के पूरे विकास के लिए, उनकी वेलनेस के लिए, उनके हेल्थ के लिए वहां पे मेडिटेशन सेंटर भी होगा, क्लिनिक भी होगा, योगा सेंटर भी होगा। जैसे कोटा में या अन्य शहरों में कई बार आत्महत्या जैसी ऐसी दुर्घटनाओं की सूचना आती है, तो वो सूचना यहाँ नहीं आए, इसके लिए बच्चों को रेगुलर काउंसलिंग हो सके, उनके लिए डॉक्टर्स रहेंगे, मेडिटेशन के लिए रहेंगे, योगा के लिए रहेंगे, उनके लिए ओपन जिम होंगे, कवर्ड जिम होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ऐसी बहुत तरह तरह की व्यवस्थाएं सर हमने इसमें की हैं। इसके अलावा उनके पीजी, उनके माँ बाप आए तो उनके रहने का गेस्ट हाउस और बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने इसमें की है। कॉर्नर शॉपिंग, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सर ये बनने वाला है और इसका काम शुरू हो चुका है सर। इसका शिलान्यास भी, बाउंड्री वॉल वगैरह काम ने शुरू कर दिया। मुख्य का शिलान्यास आज हम आपसे करवा रहे हैं सर। एक हमने आपसे तब मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना लॉन्च कराई थी सर 20 दिसंबर को। अभी हम चित्रों में आपको आगे दिखाएंगे सर। इसका काम जो है, मतलब बेसमेंट का काम लगभग पूरा होने पे आ गया। यहाँ पे करीब 700 फ्लैट बन रहे हैं और ये इतनी योजना पॉपुलर हुई सर आपकी कि उसमें हमें जितने फ्लैट्स थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में आवेदन मिले और हम इस योजना को तुरंत आगे बढ़ा रहे हैं। और हमको टीचर से और प्रहरियों से पैसे भी नियमित रूप से किश्तों के रूप में मिल रहे हैं। इसी तरह सर हमने 5 चौपाटियां विकसित करी हैं। 2 तो जयपुर में निर्माणाधीन है, एक नायला में है, उसका काम अभी हमने थोड़ा सा रोक रखा है क्योंकि वहां हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। एक आज जोधपुर के लिए अशोक पार्क के पास में, सम्राट अशोक पार्क के पास में जो चौपाटी बनने वाली है उसका शिलान्यास आज हम कराएंगे। एक कोटा में कुनाड़ी में चौपाटी बनेगी, उसका शिलान्यास कराएंगे। एक सर हमने आयुष मार्केट डेवलप किया जो RUHS है सर प्रतापनगर में, जो बड़ा हॉस्पिटल है जहां कोरोना के केसेस को डील किया जाता है। वहां जब हम मौका देखते हुए गए तो एक नाले के किनारे खाली जमीन पड़ी हुई थी सर, और वो बिल्कुल झाड़ जंखाड़ और ऐसा। तो हमने देखा तो हमने कहा ये जमीन कैसे है, होनी तो हमारी चाहिए। तो निकली कि हाँ हाउसिंग बोर्ड की जमीन है। तो वहां पूछा आसपास दवाई की दुकानें हैं कि दवाई की दुकानें नहीं है RUHS के बाहर या सामने, और वहां फ्लैट्स बने हुए हैं। तो फ्लैट्स में कोई दवाई की दुकान खोल भी नहीं पाया, वरना आमतौर पे अगर घर होते हैं तो घरों में लोग दुकान खोल देते हैं। हमने वहीं खड़े खड़े इसका नामकरण किया सर आयुष मार्केट। फिर हम मंत्री जी के पास आए सर, फिर हमने उसमें 92 शोरूम क्रिएट कर दिए सर, और अभी उसमें से हम 11 शोरूम अति ऊंची दरों पे बेच चुके हैं सर। हमारी उसमें रेट थी 45,000 रुपए, वो हमारी गई 3,76,000 रुपए। और वहीं पे हमने पैथोलॉजी लैब के लिए भी एक बड़ा भूखंड 120 मीटर का विक्रय कर दिया, तो वो RUHS पूरा डेवलप हो जाएगा। वहीं पे एक आयुष मार्केट हमने बना दिया, जो जमीन 20 साल से हम उपयोगी पड़ी थी वहां हमने बना दिया। ऐसी सर नेक्स्ट है आतिश मार्केट। ये जो JDA ने गोपालपुरा बाईपास पे आतिश मार्केट बनाया, उसके पीछे हमारी सेमी कोर्ट केस में उलझी जमीन पड़ी थी, लेकिन जो पार्ट हमारा कोर्ट केस से बाहर था वहां पे हमने सर 90 शोरूम बना दिए। उसमें से 26 शोरूम हम बेच चुके हैं सर, बाकी इस महीने और हमने लगा रखे हैं, और उनकी रेट भी सर वही 3,76,000 रुपए, 4 लाख रुपए तक हमारी रेट गई है सर। इसी तरह एक राणा सांगा मार्केट हमने नया डेवलप किया सर, इसमें 130-35 दुकानें सर। इसका आज हम आपसे लॉन्चिंग करा रहे हैं सर राणा सांगा मार्केट को। ये भी प्रतापनगर में, ये भी खाली जमीन पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत उत्साह है सर लोगों में वहां। इसी तरह झूलेलाल मार्केट हमने पहले आपको अर्ज किया था, अब झूलेलाल मार्केट पूरी तरह बिक गया। झूलेलाल मार्केट की मुख्य कमी ये थी कि उसका शिप्रा पथ से लिंक नहीं था। उसको जाने के लिए आधा किलोमीटर उधर जाओ फिर नीचे उतरो, या आधा किलोमीटर इधर जाओ नीचे उतरो। हमने मुख्य सड़क से उसके 3 ब्रिज बना दिए हैं सर अभी, और वो ब्रिज बनाने से अब सीधा आप कार से या गाड़ी से उतर करके दुकान में जा सकते हैं। तो हमारी वो दुकानें प्रीमियम पे बिक गई। वहीं पे हमने फूड कोर्ट अभी ऑप्शन किया, वो दुकानें हमारी 4 गुना रेट पे गई हैं सर अभी। तो अब वो पूरी तरह से झूलेलाल मार्केट भी बिक गया है। इसी तरह बड़ली में, जोधपुर में हमने आवासीय योजना प्रारंभ करी थी सर, उसका शिलान्यास आज आपसे करा रहे हैं सर। लॉन्च आपसे कराई थी पहले, तो इसमें भी हमको करीब 10 गुना ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए सर। इसीलिए हम एक छोटे पार्ट में एक 500 मकानों का एक नया पार्ट और आज आपसे लॉन्चिंग कराएंगे सर। इसी तरह जयपुर में इंदिरा गांधी नगर में बहुत
पिछड़ापन था, यूं कि सड़कें टूटी हुई, पार्क खराब, पानी नहीं, तो हमने पानी के विभाग को 5 करोड़ रुपए देकर के उनके लिए 4 MLD अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करी है सर। और वहां की सड़कें, हाई मास्ट लाइटें, ये काम वहां पे प्रगति पे है सर। इसी तरह से सर और जो आम जनता को प्रभावित कर रहे थे ऐसे जनोपयोगी काम हमने किए सर। मंत्री जी के पास हम लेके गए, हमारा संस्थानिक और व्यवसायिक भूखंडों पे हमारी लीज बहुत थी सर। जेडीए के मुकाबले, नगर निगम के मुकाबले हमारी लीज राशि 4 गुना पड़ती थी सर, क्योंकि हमारी आरक्षित दर का कुछ नियम इस तरह का था कि बहुत महंगा पड़ता था। उसको हमने कम कर दिया और अब 31 दिसंबर तक के लिए छूट दे दी है। इन लीज पे 3/4 तक की कमी हो गई सर। अब लगभग चौथाई लीज उनको देनी पड़ेगी। और जो 15-15, 20-20 साल से व्यवसायिक भूखंडों की लीज नहीं दे रहे, वो अब सब सर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और अपनी लीज जमा करा रहे हैं। इससे कम से कम हमको 100-125 करोड़ रुपया अतिरिक्त आय अर्जित हो जाएगी सर। एक नीलामी की भुगतान शर्तों में शिथिलता सर, ये पूरा यूडीएस में हुआ है, उसका लाभ हमको भी मिला सर। उसमें यह हुआ कि पहले नीलामी का 5% राशि आपको 72 घंटे में जमा करानी होती थी और बाकी 95% राशि केवल 60 दिन में जमा करानी होती थी। अब सर नए नियम में इतना आसान हो गया, 15% राशि तो 72 घंटे में जमा करा दें, 35% राशि 8 महीने में जमा कराएं सर, 8 महीने में, और जो बचे हुए 50% हैं वो 1 साल में जमा कराएं। तो लोगों को इस कोरोना टाइम में भी आकर्षण है कि चलो आज हम ले लेते हैं, जितना पैसा उतना ले लेते हैं, आने वाले टाइम में हालात और सुधरेंगे तो हम उसका पूरा पैसे का भुगतान कर देंगे। हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसकी रजिस्ट्री या उसको कब्जा तभी देते हैं जबकि वो पूरा पैसा जमा करा देता है, लेकिन उसको भुगतान शर्तों में छूट होने से उसका एक आकर्षण बनता है, उसका मन बनता है कि मैं इस काम को करूं और मैं खरीदूं। इसी तरह सर ब्याज और पेनल्टी पे, जो भी हमारी किस्तों का ब्याज पेनल्टी था, उस पे भी दिसंबर तक की मंत्री जी ने छूट कर दी है, विभाग ने छूट कर दी है। 1 सितंबर तक हमारा किसी भी तरह का भुगतान था, चाहे वो किस्तें थी, चाहे वो लीज थी, चाहे वो ब्याज पेनल्टी था, चाहे वो नीलामी का जो पुरानी नीलामियों के पैसे थे, उस सब पे कोरोना को देखते हुए सितंबर तक हमने बिना ब्याज के छूट दे दी है सर सबको। नेक्स्ट। इसी तरह सर बहुत सारे मकानों में, आपके भी कभी जानकारी में आता होगा सर, या योजनाओं में खाली टुकड़े जमीन के पड़े रहते हैं जो स्वतंत्र भूखंड की तरह उपयोग नहीं हो पाते हैं, जिनका कोई अलग से उपयोग नहीं हो सकता। तो उस पड़ोसी मकान वाले को आवंटन करने का भी हमने एक विशेष अभियान चलाया। पूरे राज्य में करीब 300 प्रकरण ऐसे हमने छांटे हैं सर। इनका हमारा अभियान ये भी दिसंबर तक चलेगा सर। इससे भी हमको काफी करीब 100-150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय इसमें होगी सर। निर्माण अवधि में छूट का मामला है सर। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि हाउसिंग बोर्ड के स्केलेटन के मकान बना करके ले लिए और पूरा निर्माण नहीं किया, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का हिसाब से उन्होंने करके रख दिया, तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी कि उनको आगे कितनी अवधि छूट दें। तो हमने उसकी एक बिल्कुल नियम कायदा स्पष्ट कर दिया। 8 साल तक निर्माण नहीं किया तो क्या होगा, 10 साल तक नहीं किया तो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, और नए सिरे से उनको पुराने 1% चार्जेस लेकर के अगले 2 साल के लिए हम उनको निर्माण अवधि की स्वीकृति दे रहे हैं सर। इससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ सर। एक हमने एक्ट में संशोधन सर आपके आशीर्वाद से करा लिया था, जिससे हमको अपनी बकाया किस्तें, बकाया धनराशि वसूल करने के लिए अधिकार मिल गए हैं, अतिक्रमण हटाने का अधिकार मिल गया है। और उसको केवल सर एक्ट में संशोधन होने से और लोगों को पता लगने से कि हमको शक्तियां मिल गई हैं, हमारा काम आसान हो गया सर। अभी भी हमने 3-4 जगह अतिक्रमण हटाया तो हमारा ही आरई लेवल का आदमी, डीएचसी लेवल का आदमी 4 जेसीबी लेके चला गया, तो लोगों ने अपने आप ही छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हम चाहें तो पुलिस भी ला सकते, चाहे तो मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो गया सर। अतिक्रमियों को हम रुथलेसली नहीं हटा रहे हैं सर, क्योंकि बहुत बार उनकी, और खासतौर से कोरोना टाइम है, तो जैसे मैंने भी आपको अर्ज किया, हमने उनका पुनर्वास कर दिया सर। उनके पास में ही एक नई योजना बना दी, वहां आरक्षित दर की दुगनी दर से उनको दुकानों का आवंटन कर दिया और हमारी अपनी कीमती करोड़ों की जमीन हमने खाली करा ली सर। इसी तरह से सर एक हम नया काम करने जा रहे हैं, छोटी दुकानों का चिन्हीकरण कर रहे हैं। जो 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 27 मीटर तक की दुकानों को हमने चिन्हित किया सर। लगभग अभी तक हम 1350 दुकानें चिन्हित कर पाए हैं। इसकी हम अलग से योजना बना रहे हैं सर, वो हम आपसे ही लॉन्च कराएंगे सर आने वाले समय में, कुछ ही समय में। उसमें हमारा मन ये है कि अपना दुकान अपना व्यवसाय। अभी कोरोना काल में बहुत नौकरियों से लोग हट गए सर, बहुत लोगों की नौकरियों में तनख्वाह कम हो गई सर, तो अपना व्यवसाय के लिए, और वो हमारे बिना बिके हुए दुकानें जो बरसों से नहीं बिकी, लेकिन उसको 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के मूल्य में हम ई ऑक्शन में ही डालेंगे, ई बिड में डालेंगे, और उससे वो लोग अपना खुद का धंधा भी खोल पाएंगे। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही आपके सामने आएगा सर। 18 नई आवासीय योजनाएं हमने बनाई है सर, जिसमें से 14 तो स्वतंत्र आवासों की योजना, इंडिपेंडेंट हाउसेस की योजना है, 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बहुमंजिली इमारतों की योजना है। इसका शुभारंभ आज आप फोल्डर विमोचन करके सर आज यहाँ करेंगे। एक सर गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में आपने हमें
निर्देश दिए थे। मंत्री जी भी नियमित रूप से चिंता व्यक्त करते रहते हैं। आपने कहा था कि पुराना हाउसिंग बोर्ड डूबा इसीलिए क्योंकि गुणवत्ता को लेकर बहुत इश्यूज रहते थे, क्वालिटी को लेकर बहुत इश्यूज रहते थे, खराब क्वालिटी है। तो हमने सर एक आज ऐप डेवलप की है, जो ऐप आपसे लॉन्च कराएंगे सर। मोबाइल फोन में वो ऐप है, हमारे सारे इंजीनियर्स के मोबाइल फोन में वो ऐप हम डलवा देते हैं सर। डलवा दिए, वैसे हमने उनकी ट्रेनिंग भी कर दी है। लॉन्चिंग आज आपसे करने के बाद वो एक्चुअल शुरू कर देंगे सर हम उसको। उसमें हमने सबके नॉर्म बना दिए, वो अपने इलाके के किस लेवल के प्रोजेक्ट में कितनी बार कितने दिन में उसको एक बार चक्कर मारना जरूरी है, कितनी बार वहां जाएगा देखने, और जाएगा तो वहां का फोटो अपलोड करेगा, फोटो का गूगल लोकेशन आएगा, टाइम आएगा, तिथि आएगी। ऐसा नहीं वो घर बैठे कुछ अपलोड कर दे, वहीं मौके पे जाएगा तभी वो काम करेगा ऐप। और वो जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा 4, 6, 10 लाइन में उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सही था, गलत था, क्या सुधार करना है, वो उसमें डालेगा। जो जो लोग इसका निरीक्षण नहीं करेंगे उसका हमारे मुख्यालय लेवल पे उस ऐप में वो आ जाएगा सारा, वो भी हम आपको लॉन्चिंग करेंगे। और एक हैंडी बुकलेट हमने सबको दी है जो हर इंजीनियर अपनी जेब में रखेगा, उसमें गुणवत्ता परीक्षण के नॉर्म्स दिए हुए हमने सर, उसकी पालना वो करना चाहे तो उसके हिसाब से वो बुकलेट भी आज हम आपसे लॉन्च कराएंगे सर। और एक और प्रशासनिक सुधार की बात है सर, खाली वो इस तरह की बात है कि पहले बोर्ड बैठ के साल 2-2 साल नहीं होती थी सर। जब से अब मंत्री जी आप हम सबका आशीर्वाद मिला है, हम लगभग हर माह बोर्ड बैठक कर रहे हैं। कानूनी रूप से भी हमको 3 माह में एक बोर्ड बैठक करनी होती है, साल में हम 4 करते। अब तक हम 8 बोर्ड बैठकें कर चुके हैं सर, महीने में 1 करते हैं। इसी हिसाब से जो बाकी अन्य मीटिंगें हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट कमेटी है, चाहे वो वर्क्स कमेटी है, वो बैठके नियमित कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सही हो गई है सर, सारे लोग बहुत ही मनोयोग से और प्रोत्साहन आपका मिलता रहता है, उससे काम कर रहे हैं। एक ये सब कहने के बाद हल्का सा सर एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ हमारा यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमने बुला रखे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी हम सर करीब 30-35% स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारी स्वीकृत स्ट्रेंथ है उसके 30-35% पे ही हम काम कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ सर कि जो हमारे यहाँ एवरेज एज है एम्प्लॉय की, वो सर 55 साल से ऊपर है सर। नया ब्लड आ ही नहीं पाया, नए इंजीनियर जेईएन एईएन भर्ती नहीं हुए सर। अब 55 साल और उससे ऊपर के लोग, हमारी एवरेज एज 55-56 साल है सर। तो उतने आप भी मानते, कई बार वो कहता मेरा साहब 2 महीने में रिटायरमेंट है, मेरे को बाहर मत भेजो, मेरा साल भर बचा है, मैं यहीं रह लेता हूं। तो थोड़ा सा हमको कठिनाई आती है। तो हम आने वाले समय में मंत्री जी के पास हम जा रहे हैं, फिर आप तक आएंगे सर, कि कुछ नई भर्तियां हमको छूट मिल जाए, बहुत ही रैशनल ढंग से। ऐसा नहीं कि कोई हम उसका वजन बढ़ाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जो जरूरी है नए जेईएन कुछ भर्ती हो जाए सर, नए कुछ बाबू भर्ती हो जाए, तो इस तरह की छोटी मोटी भर्तियां हम आपसे चाहेंगे सर, वो आशीर्वाद और हमको मिल जाए। तो ये था सर। एक सर इसी पे कामों पे एक छोटी सी फिल्म बनाई है, अगर आप इजाजत देते हैं वो फिल्म के माध्यम से और दिखा दें सर। विकसित प्रदेश की कतार में शुमार हो रहे राजस्थान में शहरों के साथ गांव का भी विकास और विस्तार हुआ तो स्थायी आवासों की मांग भी बढ़ी। इसे देखते हुए प्रदेश में राजस्थान आवासन मंडल का गठन किया गया। 1970 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार की पहल पर 24 फरवरी को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई और श्री द्वारकादास पुरोहित इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। आज आप प्रदेश के किसी भी छोटे बड़े शहर, कस्बे या विकसित होते गाँव में चले जाएं, आप पाएंगे तरतीब से बने छोटे बड़े घरों की मनमोहक कतार वाली ऐसी टाउनशिप जहां हर आधारभूत सुविधा मौजूद है। कोरोना काल में जहां एक ओर सारी गतिविधियां ठप रहीं और अपने स्वास्थ्य की फिक्र ने आवाम को घेर लिया, तो वो आवासन मंडल ही था जो पूरी तैयारी और एहतियात के साथ आगे आया। लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन का अगर सबसे ज्यादा सदुपयोग किसी ने किया तो हाउसिंग बोर्ड ने किया, हाउसिंग बोर्ड की टीम ने किया सबसे ज्यादा। उधर लॉकडाउन में सारा काम बंद था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड में ये काम चल रहा था। और सारा प्लानिंग जो कुछ है, क्योंकि लॉकडाउन के शायद 1-2 महीने पहले ही तो ये अनाउंस हुआ था कि यहाँ पर पार्क बनाया जाएगा, और लॉकडाउन में सारी इसकी प्लानिंग हो गई। और प्लानिंग होकर के उसको उस काम को उस वक्त को जो यूटिलाइज हाउसिंग बोर्ड ने किया, तो मैं उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के पवन जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन सामंत साहब को धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हटा है, हाउसिंग बोर्ड पुनः उसी पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जोश के साथ फिर जुट गया है इन सभी प्रोजेक्ट्स को समय पे पूरा करने के लिए। और जो भी इस लॉकडाउन का पीरियड था, जो भी लॉकडाउन की वजह से इसमें शिथिलता आई है, ढिलाई आई है, उसको पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम उस गैप को कवर कर लेंगे। उसके लिए हमें जो भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा करके काम कराना है, उसको हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो नियमित गति से चल रहे हैं, और उनमें और ज्यादा हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो उनकी निर्धारित अवधि है, जो उनका निर्धारित समय है,
उस समय पर ही वो प्रोजेक्ट्स पूरे हों। गौरतलब है कि कोविड-19 के इस दौर में आम आदमी को सस्ता और टिकाऊ आवास देने के लिए मंडल ने 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए के आह्वान के साथ 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50% तक की छूट पर किश्तों में आवास उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। इस योजना में 11 बुधवारों में 3000 संपत्तियों की बिक्री कर 400 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। नीलामी की प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाते हुए मंडल ने अब बुधवार नीलामी उत्सव के तहत आवासीय मकानों के लिए ई-बिड सबमिशन तथा प्रीमियम संपत्तियों के लिए ई ऑक्शन की व्यवस्था भी लागू कर दी है, जिसके अत्यंत उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। पूर्व में प्रदेश के 42 शहरों की 50 योजनाओं में 50% तक की छूट पर ई ऑक्शन के जरिए महज 35 दिनों में 1010 आवासों की बिक्री कर मंडल ने 162 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया तथा विश्व रिकॉर्ड बनाया। मंडल द्वारा महज 9 महीनों में अधिशेष मकानों में से लगभग 6000 मकान बेचकर 1200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती उपहार योजना के तहत क्रेताओं को 50% तक की छूट के साथ उपहार भी दिए गए। इस योजना का जनता ने भरपूर लाभ उठाया। बहुत शानदार पार्क का इन्होंने जो इसका विकास किया है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। गाजीवाड़ी कह रहे थे, अभी अशोक लाहौटी जी कह रहे थे कि शानदार पार्क बनने जा रहा है सेंट्रल पार्क। मुझे खुशी है कि वो पार्क बनेगा, पूरे मानसूर के लोगों को भी, आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सेंट्रल पार्क से ही बड़ा पार्क बनेगा, इतना शानदार एक निर्णय हुआ है और जिसकी आवश्यकता भी थी। जैसे ही नीतिगत फैसला किया पवन अरोड़ा जी को और भास्कर जी को जिम्मेदारी सौंपी, इन्होंने एक इतिहास बनाया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये इच्छा शक्ति के बाद संभव नहीं है कि इस प्रकार का आप वापस ऑप्शन करो या उनको डिस्पोज ऑफ करो, किया इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि धारीवाली के नेतृत्व में आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा मजबूती से मकान तो बिकेंगे, पर मकान हर व्यक्ति को अपना खुद का घर हो राजस्थान के अंदर। ये सपना जो जयाप्रदा ने देखा था, लंबा सफर तय करते करते 50 साल मना रहे हैं, उनके स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जयाप्रदा के सपने को पूरा करेंगे, तब जाके हाउसिंग बोर्ड कामयाबी के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। अब राज्य की गहलोत सरकार के निर्देश पर जयपुर के मानसरोवर में वीटी रोड और अरावली मार्ग के बीच 42.42 एकड़ जमीन पर प्रदेश का सबसे बड़ा सिटी पार्क बनाया जा रहा है। इसका 75% एरिया ग्रीन होगा और यहाँ वॉकवे, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग, बोटेनिकल गार्डन और चिल्ड्रन प्ले एरिया सहित कई सुविधाएं होंगी। यहीं 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फाउंटेन स्क्वायर भी बनाया जा रहा है, जहां म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर फाउंटेन होगा। हर हिस्से में म्यूजिक सिस्टम, फूड कोर्ट तो होंगे ही। एक हिस्से में 211 फुट ऊंचे पोल पर तिरंगा लहराया जाएगा, जो सबसे ऊंचा होगा। प्रतापनगर के सेक्टर 16 में 65,000 वर्ग मीटर जमीन में जल्द ही प्रदेश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। 60 से 70,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस इको फ्रेंडली कोचिंग हब में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ई लाइब्रेरी, व्यावसायिक मॉल, फूड कोर्ट, बैंक हॉस्टल और चिकित्सा सहित सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। जयपुर में प्रतापनगर और मानसरोवर तथा जोधपुर के चौपासनी और कोटा के कुन्हाड़ी योजनाओं में चौपाटी का निर्माण प्रगति पर है। इन चौपाटियों में लोग घूमने फिरने के साथ साथ विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। जयपुर में तिब्बती शरणार्थियों के लिए मानसरोवर के झूलेलाल मार्केट में 266 दुकानें 5 साल की आसान किश्तों पर उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे हर साल जयपुर में दुकान लगाने वाले इन मेहमान विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। 250 से अधिक प्रीमियम संपत्तियों के बेचान से सिर्फ 8 महीने में 400 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। शिक्षकों और कांस्टेबलों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इनमें 576 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। आम जन के घर में सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में 21 नई आवासीय योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री जी से इनका शुभारंभ करवाया जाएगा। 50 वर्षों में पहली बार मंडल एक्ट में संशोधन करके इसे और सशक्त बनाया गया है। अब मंडल को अतिक्रमण हटाने, कुर्की करने और अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां मिल गई हैं।
मंडल द्वारा अभिनव प्रयोग करते हुए जयपुर के प्रताप नगर में आयुष मार्केट और मानसरोवर में RHB आतिश मार्केट विकसित किया जा रहा है, जिनके शोरूम की नीलामी के लिए अत्यधिक उच्च दरें प्राप्त हो रही हैं। मंडल की बढ़ी हुई साख का ही परिणाम है कि विधायक आवास बनाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिया गया है। आवासन मंडल ने समय के साथ खुद को बदलते हुए विकास के साथ कदमताल ऐसी मिलाई है कि आज 50 साल बाद राजस्थान आवासन मंडल हर प्रदेश के लिए एक स्वर्ण जयंती मॉडल है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे नगरीय विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री शांति कुमार धारीवाल जी, इन दोनों ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रण लिया था कि राजस्थान आवासन मंडल को उसका खोया हुआ गौरव वापस लौटाना है, और उनका निरंतर मार्गदर्शन और गाइडेंस हमें मिलता रहता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष श्री सावंत और हमारी पूरी टीम, जो कि राजस्थान के कोने कोने में पदस्थापित है, पूरे मनोयोग से इस प्रण को सार्थक करने में लगी हुई है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल, मंडल अध्यक्ष भास्कर एस सावंत और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा सिटी पार्क सहित मंडल के सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के प्रति काफी गंभीर हैं और समय समय पर दौरे कर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंडल मुख्यालय की भव्य और पूरी तरह सैनिटाइज्ड इमारत की अलग ही पहचान है। आवासन मंडल करवट ले रहा है, जिसे आवास ही नहीं अपितु सिटी पार्क, कोचिंग हब और चौपाटियों के नए नए प्रयोगों के साथ आमजन एवं व्यापारियों को आयुष मार्केट, आतिश मार्केट, झूलेलाल मार्केट एवं अन्य शॉपिंग सेंटर विकसित कर रोजगार एवं व्यापार के अवसर भी मुहैया करा रहा है। आने वाले समय में आपका साथी, आपका हमसफर, आपका अपना आवासन मंडल। धन्यवाद सर, बस हमने किसी बहाने आपको याद करा दिया। सर, आपका निरंतर आशीर्वाद हमारे साथ है। अब कुछ हमको ये आपसे लॉन्चिंग कराने पहले वो करा लिया। मंत्री जी, आप पहले बोलना चाहेंगे? करा लेते हैं जी। सात शिलान्यास है। हाउसिंग बोर्ड के लिए आज का दिन बड़ा अहम है और जयपुर से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड को बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बोर्ड की 14 नई आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कई बातों का जिक्र किया कि सरकार का सहयोग भी मिलता रहा और इसी वजह से हाउसिंग बोर्ड ने नए आयाम भी हासिल किए। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि अब जल्द ही पूरी होंगी और इसीलिए कई अहम सौगातों का पिटारा आज दिया जा रहा है हाउसिंग बोर्ड को। हालांकि अभी तक कई नए चैलेंजेस फेस कर चुका है ये बोर्ड, चाहे स्पेशल स्कीम्स के जरिए हो या फिर लोगों का घर का सपना। हालांकि इस बीच कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन मजबूती के साथ अधिकारी कर्मचारी मिलकर काम करते रहे और उसी का नतीजा है कि आज ये बड़ी सौगात दी जा रही है। फिलहाल सीएमआर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 नई आवासीय योजनाओं का भी शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया और जन आवासीय योजनाएं भी इस शिलान्यास में शामिल हैं। तो इसमें मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है ताकि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। फिलहाल ये
सीएमआर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वतंत्र आवास की भी ये सभी योजनाएं हैं जिनकी लॉन्चिंग आज हो रही है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने बोर्ड में नई भर्तियों की भी मांग सीएम के सामने रखी। उन्होंने बताया कि अभी बोर्ड में स्टाफ की काफी कमी है और इसीलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नई भर्तियां की जाएं ताकि जो वर्क प्रोसेस है उसमें तेजी लाई जाए। तो इस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, राजीव स्वरूप, निरंजन आर्य भी मौजूद हैं। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आरएचबी की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम इस दौरान बोर्ड के कमिश्नर ने मुख्यमंत्री का आभार भी जाहिर किया। उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल विल की वजह से ही, सहयोग की वजह से ही हाउसिंग बोर्ड लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है। हाउसिंग बोर्ड के लिए आज का दिन सौगातों भरा है। बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही तमाम स्टाफ अधिकारी वहां मौजूद हैं। और रास्ता बहुत मंत्री ने हमारे को बहुत था छोटे शहरों में लाओ, छोटे शहरों में हम लाए। ये तो सीधा बात है। अभी हो रहा है ये बर्ली है सर, महात्मा गांधी संपल ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ये जयपुर में तो हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कई चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री के सामने किया। बताया कि ऐसा तभी संभव हो पाया है जब सबका कोऑर्डिनेशन रहा है, सबका सहयोग मिला है और हम आगे भी उम्मीद ऐसे ही रखते हैं कि भरपूर साथ हमें मिलता रहेगा। तो फिलहाल सीएमआर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी सौगातों का पिटारा आज हाउसिंग बोर्ड को मिला है। अभी तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। तो चाहे वो नीलामी प्रक्रिया हो या फिर छूट देने का सिलसिला, आम लोगों को राहत देने की कोशिश हाउसिंग बोर्ड की तरफ से वक्त वक्त पर की जाती रही है। तो हाउसिंग बोर्ड की पुस्तिकाओं का भी विमोचन हुआ है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी यहां मौजूद हैं। पच्चीस नई योजनाओं की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। तो अभी तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि अधर में लटके हुए थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है और ऐसे में कोशिश यही कि जल्द से जल्द जो काम अटके पड़े हैं, जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए। मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा रहा है ताकि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो सके,
वर्क प्रोसेस में तेजी आए। तो सारी जानकारियां ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड के कमिश्नर हैं पवन अरोड़ा वो मुख्यमंत्री के सामने साझा कर रहे हैं। बारीकी से एक एक चीज उनको बताई जा रही है कि कैसे ये ऐप काम करेगा। तो दुकानदारों को भी याद होगा आपको झूलेलाल मार्केट, जहां लंबे वक्त से वो बाजार वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का ही नतीजा है कि वहां अब फिर से बाजार विकसित हो चुका है, दुकानदारों को भी लाभ हुआ। तो जन आवास योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही पंजीकरण पुस्तिकाओं का भी विमोचन हुआ है। तो स्वतंत्र आवास की सभी योजनाएं हैं। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और इसी सपने को पूरा किया है हाउसिंग बोर्ड ने। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, कृपया आशीर्वाद दें। अब सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सिटी पार्क मानसरोवर में पौधारोपण व विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ भी आज हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि जयपुर में सेंट्रल पार्क तो है, लेकिन ज्यादा बस्ती जो है आजकल साउथ में चली गई है और मानसरोवर बहुत बड़ी बस्ती है। मानसरोवर में जमीन भी हाउसिंग बोर्ड की पड़ी हुई है। मैंने कहा साहब वो कॉमर्शियल जमीन है, तो कोई कॉमर्शियल जमीन है तो क्या बेच के ही पैसा कमाना चाहते हो या कुछ जनता के लिए कुछ करना चाहते हो? तो जनता की सोच के, जनता के प्रति जो जनहित की भावना मुख्यमंत्री जी ने बता करके 2 लाइन में मुझसे कहा कि नहीं आप पार्क बनाओ, और वो पार्क का काम मेरे ख्याल है 10 रोज के अंदर अंदर जो है उसका प्लानिंग हो गया और प्लानिंग होकर के उसका काम चालू कर दिया गया। जनहितैषी सोच के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था और जो सोच हमेशा से मैं 1998 से देख रहा हूं, जिस वक्त बरांडे खाली होने वाली बात थी तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा था कि यार ये बरांडे तो खाली होने चाहिए, कोई प्रॉपर्टी उनकी थोड़ी है। मैंने कहा साहब बड़ा टीडीएस काम है। तो वाह, अगर अपन टीडीएस काम नहीं करेंगे और कौन करेगा? और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जनता ने पूरा सहयोग दिया, एक लाठी भी नहीं ठपकारनी पड़ी और खुद ने अपने परिवार के वालों ने जो है पाना लगा लगा करके और वो शटर खोल दिए। तो शुरू से जो सोच आपकी रही और जिस तरीके से आपकी सोच को जो है एक तरह से गुरु जो अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उस शिक्षा को ग्रहण करने का दायित्व तो हमने उठाया। और मैं ये मान करके चलता हूं कि जैसा जो आपने हाउसिंग बोर्ड के लिए भी शुरू में आपने यही कहा था, ये सफेद हाथी है, बीजेपी की गवर्नमेंट तो इसको बंद करना चाहती थी, अपन क्या करें? मैंने कहा साहब मौका दें, उठाएंगे। ये भावना मैंने जो मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी, मैंने हाउसिंग बोर्ड की जनरल मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में भी कहा, जनरल मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री जी की भावना है कि किसी प्रकार से ये बात उठाओ, क्योंकि पिछले 5 साल तक हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स के पास और स्टाफ के पास कोई काम नहीं था, वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सोते हुए आदमी को किस प्रकार से जगाओगे? लेकिन पवन जी ने और इन लोगों ने, भास्कर सावंत साहब ने पूरा कोऑपरेट करके और पूरा नेतृत्व दे करके और इस काम को अपने हाथ में लिया। और आज न केवल हाउसिंग बोर्ड खड़ा हुआ है बल्कि दौड़ रहा है। 52 एकड़ में ये जो बन रहा है, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और उनके आदेशों के कारण ही हुआ है।
खास तौर पर इसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं 75% जो है वो ग्रीन एरिया रहेगा, पार्कवे, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग ब्लॉक, एंट्रेंस प्लाजा, वाटर बॉडीज, स्कल्पचर्स, सौंदर्यीकरण, बॉटनिकल गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह, इस तरीके की कई सुविधाएं रह करके इसमें 21,000 पौधे करीब जो है रोपे जाएंगे। फाउंटेन स्क्वायर भी बनाया जाएगा। इसी प्रकार से मानसरोवर का ये प्लॉग नहीं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की जो 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जिनका शिलान्यास किया गया है वो, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की चार बहुमंजिला प्रोजेक्ट का भी आज शुभारंभ हुआ है। छोटे छोटे शहरों में स्वतंत्र आवास का निर्माण जो है वो शुरू किया गया है, जहां पर कोई पुराने वक्त में जो है जमीनें जो कुछ ले रखी थी, एक्वायर कर रखी थी हाउसिंग बोर्ड ने, उन पर कब्जे हो रहे थे, तो उसके लिए हमने एक्ट में परिवर्तन किया और एक्ट में परिवर्तन करके हाउसिंग बोर्ड को ये अधिकार दिया, अतिक्रमण हटाने का अधिकार भी दिया, जो कि पहले नहीं था। तो इन सब के कारण जो है वो जमीनें भी वापस आई और आकर के उन पर प्लानिंग भी चालू हुई। जयपुर के प्रताप नगर में 2 सामुदायिक भवनों का भी आज शिलान्यास हुआ है, राणा सांगा मार्केट का वगैरह का। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि प्रताप नगर में कोचिंग हब की घोषणा की गई थी। डीपीआर बन करके एमएनआईटी से अनुमोदित करवाने के बाद में आज उसका भी शिलान्यास किया गया है। कोचिंग हब में कुल मिलाकर के 8 संस्थानिक टावर बनेंगे, ऑडिटोरियम भी होगी, लाइब्रेरी भी होगा, वेलनेस सेंटर भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा। इस प्रकार का शिलान्यास जयपुर, जोधपुर और कोटा में चौपाटी का भी जो है आज शिलान्यास किया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से हाउसिंग बोर्ड ने एक बेमिसाल तरीके से जो है बाकायदा एक बुकलेट निकाली है, जिसमें पूरे डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कौन किस तरीके से काम करेगा और कितना कितना काम करेगा और किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता रखी जाएगी। मैं उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को, परमन जी के और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। आम जन के प्रति जो संवेदनशीलता और आवासन मंडल को जीवन दान मिला है, ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी दुर्गति की थी और जिसको बंद करने का एक तरह से फैसला ले लिया था। ये वही हाउसिंग बोर्ड है। मंडल के द्वारा जिस प्रकार से परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं और प्राइमरी जो आपके प्रीमियम संपत्तियां हैं उनको भी बेची जा रही हैं, देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर्टी के लिए कहीं तो पहले तो कभी एक आदमी नहीं आता था और अब 100 आदमी आ रहे हैं खरीदने के लिए। 100 आदमी आ रहे हैं। 9 महीने के अंदर आपने 1300-1400 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। आप जो अभी अरोड़ा जी फिगर जो दे रहे थे वो तो कुल मिलाकर के 1375 की फिगर थी। मेरे हिसाब से आपकी फिगर 1600 के करीब बैठती है। छुपाओ मत बात को, साफ को, क्योंकि आपको हम अब ये डायरेक्शंस देने वाले हैं कि जयपुर के अलावा भी आपको जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको हाथ में लेना पड़ेगा। हम जोधपुर जा रहे हैं, आपको भी साथ चलना पड़ेगा और चल करके 400-500 करोड़ रुपया हाउसिंग बोर्ड की तरफ से वहां पर खर्च करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसी तरीके से हर मुख्यालय पे जो है, क्योंकि मुख्यालयों में आपके मकान बने, आपकी आमदनी आई, निश्चित तौर पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और क्या खास तौर पर चेयरमैन साहब पर और आयुक्त महोदय अरोड़ा जी पर और उनकी पूरी टीम पर कि कम समय में मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए जो आपने लगन दिखाई है और जो मेहनत की है सारी टीम ने, मैं और इस हाउसिंग बोर्ड को पुनर्जीवित किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी को का इस बात का उनका जो हमेशा आशीर्वाद रहा है और इस आशीर्वाद के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से ये जो मरणासन अवस्था में जो संस्थाएं थी आज वो वापस जो है वो पुनर्जीवित होती जा रही है। धन्यवाद माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय। अब मैं परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया हमें मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें।
हमारे वरिष्ठ साथी और मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, एचसीएस फाइनेंस नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, भास्कर सामंत जी है नहीं, अमित डाका जी और पवन अरोड़ा जी, महेंद्र सोनी जी, संचिता जी बिश्नोई, नाथुराम जी, रेखा भास्कर जी, कर्मवीर सिंह जी, आईसीआईसी बैंक और सुखदेव सिंह जी, प्रेसिडेंट हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, सभी लोग बैठे हैं आज और कई लोग बैठे हैं पंत कृषि भवन में भी। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान आवास मंडल ने ऐतिहासिक काम किया है, जिस रूप में उन्होंने करीब 14 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने का जो निर्णय किया और आज वो संभव हुआ, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम सबने देखा प्रेजेंटेशन, जिस रूप में एक के बाद एक जब से मिस्टर पवन अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है और जब से धारीवाल जी का मार्गदर्शन मिला है, मैं समझता हूँ कि जो अपेक्षा थी उनसे ज्यादा अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। इस प्रकार अगर कोई अधिकारी ठान ले कि मैं मेरी टीम के साथ में चैलेंज को स्वीकार करता हूं, तो मेरे ख्याल से कई संस्थाएं जो है, जो कई कारणों से तकलीफ आ जाती है, उनका भी कायाकल्प हो सकता है। अभी धारीवाल बार बार कह रहे थे कि किस प्रकार से पिछली गवर्नमेंट ने व्हाइट एलिफेंट के रूप में इसको समझा, किस रूप में इसको हाउसिंग बोर्ड बंद करने नौबत आने की बात आने लग गई। हम लोग उस वक्त में देखते थे मीडिया के अंदर, आलोचना भी करते थे और मेरी समझ के परे भी है। ये तो मुख्य सचिव जी को भी मालूम करेंगे कि 20,000 मकान बन जाए और ये बिना बिके हुए पड़े रहे, ये अपना भी जांच का विषय होना चाहिए कि उस वक्त कौन अधिकारी थे, किसकी जिम्मेवारी थी, मकान क्यों बनाते गए और बिके क्यों नहीं। जबकि रजिस्ट्रेशन होता है, जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से रजिस्ट्रेशन होता है। क्या क्वालिटी के कारण से गड़बड़ हुआ या और कोई कारण थे, मेरी समझ के परे है। या ऐसा माहौल बन गया कि हाउसिंग बोर्ड के मकान लेना तो कोई मायने रखता ही नहीं है, लेना चाहिए नहीं, क्योंकि जिन्होंने लिया वो बहुत तकलीफ आए होंगे क्वालिटी कारण से। एक हवा बन गई होगी कि हाउसिंग बोर्ड तो देखो ही मत, मेरी ख्याल से। मतलब कोई कारण नहीं, 20,000 मकान किसे कहते हैं और मकान की जरूरत किसको नहीं है। हर व्यक्ति चाहता मेरा अपना मकान बने, तो 20,000 मकान पेंडिंग पड़े रहे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जब से आपने प्रयास शुरू किया, कम अरसे के अंदर आपने अगर 6,000 मकान बेचे हैं और बाकी जो माहौल बना है, सवाल ये नहीं कि 20,000 में 6,000 बिक गए। सवाल ये है कि जो माहौल बदला आपने और आपकी पूरी टीम ने, उसके कारण से आने वाले वक्त में हाउसिंग बोर्ड की वहां पर गुडविल जमी है और जमेगी। इसका हम लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो सपना वास्तव में 50 साल पहले देखा गया था, मोहनदास उगाड़े जी के वक्त में, जब दागदा जी पुरोहित जोधपुर के थे, वो मैं जानता था उनको, हम बहुत बचपन देखा करते थे उनको, फ्रीडम फाइटर भी थे वो, तो वो प्रथम अध्यक्ष बने आपके। तो मेरे ख्याल से सपना उनका क्या था, उस वक्त गवर्नमेंट का भी होगा और पब्लिक की आशा अपेक्षा भी होगी कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हमें मकान मिलेगा कभी का भी। पर वो आशाएं जिस रूप में मैं समझता हूँ कि 50 साल के बाद में भी जिस रूप में अपेक्षा की गई थी, उस पर हम लोग खड़े नहीं उतरे, इसलिए 20,000 मकान बन के पड़े रहे। अब एक नई शुरुआत जो की गई आपने, मैं समझता हूँ कि 50% छूट दी गई, एमनेस्टी योजना आप ला रहे हैं, जो कुछ करना करो, पर मैं चाहूंगा
कि 50 साल पहले जो सपना था उसको पुनर्जीवित करो, पब्लिक के लिए, पब्लिक निगाह के लिए, कि पब्लिक में दिमाग आए अब हमारी बंदी है, कभी न कभी मकान हमारा अपना होगा। वे तो JDA, UIT और नगर निगम कुछ करते रहते हैं, पर वो काम उनका नहीं है, वो काम हाउसिंग बोर्ड का है, नाम भी हाउसिंग बोर्ड है। तो इसको अगर आप और कोई आपका सपना हो पूरे सब साथियों का, या आप लोगों की सोच हो सब लोगों की, तो आप मंत्री जी से बात करो कि किस रूप में बड़े स्केल में क्या हम लोग, ये पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, हमने उनको से लोन लेके 6 लाख मकान बनाने का बीड़ा उठाया था, धारीवाल जी ने तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास भी किया था। और वो भी वो सपना होता है मकान का। प्रधानमंत्री योजना बनती है, आवास योजना बनती है, इंदिरा गांधी के नाम से योजना आवास योजना। तो कहने का मतलब कि आज भी आबादी के अनुसार इसकी जरूरत है। कैपेसिटी कितनी है ये मैं नहीं समझ सकता, वो तो आप लोग तय करेंगे मंत्री जी के साथ में। और आपका जो संस्था का नाम में बोल गया आवास विकास को संस्थान थी, आपकी सब्सिडी हाउसिंग बोर्ड की वो बंद हो गई थी। जब 20 साल पहले हम लोग सरकार बने थी हमारी, तब धारीवाल जी मंत्री थे विभाग के, तब हमने उन सबको एडजस्ट किया, नौकरी से किसी को जाने नहीं दिया, हमने बंद किया वो संस्थान उनकी अपनी कमियों से, परंतु नौकरी से निकाला किसी को नहीं। वो भी एक इतिहास था कि कोई संस्थान बंद होने के बाद में उनको हमने रिटायर नहीं किया, घर नहीं बैठाया। परंतु वो जो संस्थान था, क्या उसकी अच्छी कोई संस्थान जरूरत है आपको? अगर धारीवाल जी भी कह रहे थे नहीं आपको तो सब जगह करना पड़ेगा पूरे राजस्थान के अंदर, तो एक मास्टर प्लानिंग करने की आप सोचें। क्या मास्टर प्लानिंग के आधार पर, जमाना बदल गया, IT का जमाना भी आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, माहौल बदल गया देश और दुनिया का। हर एक कोरोना ने रोक लगा दी सब पे, वो अलग बात है, कोरोना कब तक चलता है टाइम बताएगा। परंतु हमारी सोच होनी चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं। जो राजीव गांधी का सपना था कि हम भी विकसित राष्ट्र की तरह क्यों नहीं हिंदुस्तान को नई शताब्दी में हम लोग बनाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सपना आप भी देखो। हर जिले में, छोटे कस्बे में आपने कई जगह आवास योजना बनाई है, अच्छा लगा मुझे। तो क्यों नहीं हम जनता की आशा अपेक्षा के अनुरूप, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दे जनता, वहां पे आपका, क्योंकि आजकल तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट सब होता है, मैनेजमेंट की बात है। और मैनेजमेंट में जो अभी तक आपने 1 साल हुआ होगा मेरे ख्याल से आपको लगे हुए, मेरे ख्याल धारीवाल जी 1 साल में जो हमें अपेक्षा करते थे हाउसिंग बोर्ड से, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम किया है। असल में तो 9 महीने में ही चालू किया था काम। 1 साल पहले तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ, वो ट्रेनिंग में चले गए। असल में 9 महीने, और 9 महीने में भी ये 3 महीने जो है कोरोना के निकल गए, लेकिन कोरोना के दौरान भी जो है वो 80% 70% काम चलता रहा। कोरोना के दरमियान हाउसिंग बोर्ड ने अच्छा काम किया और कोरोना के दरमियान धारीवाल जी ने अच्छा काम किया। ये हमारे वहाँ पॉलिटिकल जो माहौल था उसमें हमारे साथ रहते भी थे, अपने विभाग का काम भी करते थे और फैसले भी करते थे, अपने डिपार्टमेंट के सारे फैसले करते भी थे। और पूरे देश राजस्थान को मालूम है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं इन विभाग के, उसके दरमियान भी हुए हैं। तो इसलिए क्या है कि मैं चाहूंगा कि आप ऐसा सपना देखो कि जनता को लगे कि अगर हाउसिंग बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और टाइम बाउंड, वो भी टाइम बाउंड, 1 साल 2 साल 3 साल जो आपकी मर्जी है, परंतु उस वक्त उसको मकान मिले और क्वालिटी का मिले। मकान चाहे कम बनाओ या आप क्या कहते हैं रेट फिक्स ऐसी करो, परंतु क्वालिटी के बगैर लोग बहुत तकलीफ आते हैं। मैंने भी हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया हुआ है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो मुझे भी अलॉट हुआ था मानसरोवर में, और क्या उसकी दुर्गति थी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्या दुर्गति थी उसकी। और सब लोगों ने बेचारों ने पहले लगा छोटा में रहने लायक बनाया उनको। तो इसलिए जब मैं खुद अपना अनुभव बता सकता हूँ, उसमें करीब मेरे क्या 90,000 मकान मिला था किस्तों में, और ब्याज सहित 1.25 लाख रुपए ले लिया आपने मुझसे, क्योंकि वो हाइपोथिकेशन का ऐसा मामला होता है,
अगर आप किस्तों में लेते हो तो बर्बाद रहता है आदमी, क्योंकि वो बिहार के पता नहीं वो, मैं जब सेकेंड में रुका था, मैं कहा भाई ये यार मैंने 2 4 5 बार पैसे जमा करवा दिए, अभी भी मेरा इतना इतना पैसा बाकी क्यों है। तो आप कोई अकाउंटेंट था, उसने लाके मुझे बताया पूरी टेबल उल्टी घूमती है। अगर आपका 2000 किस्त है तो 1800 रुपये तो ब्याज के और 200 मूल के है। वो टेबल में देखी घूमते घूमते नीचे तक आ गई और मेरे पैसे बर्बाद हो गए सारे। तो मेरे ख्याल 90,000 का मकान 40 में पड़ा होगा, 90 ऐसे कुछ याद है मुझे। तो कहने का मतलब है कि कृपया करके आप लोग नए सिरे से ऐसा काम करो। हाउसिंग बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अलग पहचान बन जाए, ये मेरा सपना रहेगा। उस रूप में आप इस काम को करें। और मेरे ख्याल से कहे जितने आपने बुकलेट दे दी एक के बाद कि सबके बारे में बोलना संभव नहीं है, पर ये दर्शाता है कि आप जो है आप किस रूप में शिक्षकों का भी ध्यान रख लिया, आपने चौपाटी का ध्यान रख लिया, आयुष का ध्यान रख लिया, कोचिंग हब का ध्यान रख लिया। सिटी पार्क शानदार बन रहा है, सिटी पार्क बहुत ही अच्छा बन जाएगा। धारीवाल जी जो वो पहले वाला सिटी पार्क बना अपना सेंट्रल पार्क, आज पूरा सभी लोग उसको याद करते हैं। मतलब सेंट्रल पार्क ऐसी चीज होगी जयपुर की पहचान बन गई है पूरे देश के अंदर। उसी प्रकार आने वाले वक्त में आपकी नई पहचान बनेगी। और हाउसिंग बोर्ड इसमें ले रहा है, तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। इतना मैं लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, खाली मुझे आपको इतना कहना है, क्वालिटी, टाइम बाउंड और एक्सपेंशन, 3 बातें आप करके इसको आगे बढ़ाओ तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सौगात मिलेगी। और हमारी गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस, हम चाहते दावा करते हैं कि गुड गवर्नेंस हमारी है या होनी चाहिए और ज्यादा अच्छी। तो गुड गवर्नेंस में अगर आम लोगों का सपना, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो भी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से कोई ऐसा सपना पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी गुड गवर्नेंस में हाउसिंग बोर्ड की बहुत बड़ी भागीदारी हो जाएगी। यही बात कहता हूँ अपने आप मंत्री जी को, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पीड आपने पकड़ी है वो और तेज गति से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। तो 3 पार्टी इसमें जो भी नया निर्माण हाउसिंग बोर्ड के द्वारा होगा उसकी 3 पार्टी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो रहा है सर, उसका इंस्पेक्शन बिल्कुल MNIT को जैसे जयपुर में करा है नियमित रूप से। मैं हाउसिंग बोर्ड की तरफ से और मेरे विभाग की तरफ से आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इंद्रदेव बाढ़ तो बारिश कर रहे हैं और यहाँ आपने शुभारंभ की और उनकी शिलान्यासों की बारिश कर दी। हाँ बारिश हुई। सर अब कृपया हमें वृक्ष प्रदान करें। बाहर कल्पवृक्ष का जोड़ा और रुद्राक्ष के पेड़ हैं जिसको हम सिटी पार्क में जाके लगाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई सौगातें दे दी गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। उनकी लॉन्चिंग हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोनों की ही तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हीं के अथक प्रयास हैं जिस वजह से नए मुकाम हासिल किए हैं हाउसिंग बोर्ड ने, और मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि इसी डेडिकेशन के साथ आगे भी काम करते रहेंगे, नए चैलेंजेस फेस करते रहेंगे। क्वालिटी, टाइम बाउंड, ये बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से पूरा करें। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। पिछली सरकार ने आवासन मंडल को सफेद हाथी कहा था,